आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं मोहब्बत कर बैठे भाग 18। हमें आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। आपको जाना है आप जाइए, लेकिन सोच लीजिएगा फिर लंच टाइम में आपको मिसराव का लंच बहुत याद आएगा और शाम की कॉफ़ी और पेस्ट्री कॉफ़ी कैफ़े डे में बहुत मिस करेंगे आप। इतना कहकर वीर प्रताप अपना खाना खाने लगे। अंशु प्रताप उन्हें घूरते हुए देखते रह गए। प्रिंसेस, हम आज रात ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल रहे हैं। अब पूरे 2 हफ्ते बाद आपसे मुलाकात होगी। आपको जो भी चाहिए आप हमें लिस्ट बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको सारा स्टफ़ लाने की। ब्रेकफास्ट करते समय कुंवर समर ने गौरी से कहा, क्या इतनी जल्दी आप जा रहे हैं? अभी तो यहाँ आए आपको 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ। हाँ प्रिंसेस, मीटिंग्स कभी भी फिक्स हो जाती हैं तो हमें जाना पड़ता है अपना सारा काम छोड़कर। लेकिन आप फिक्र ना करें, जैसे ही हमारा काम खत्म होगा हम वैसे ही आपके पास आ जाएंगे। और हाँ, आपके दोनों भाई छोटे कुंवर और बड़े कुंवर मुंबई से 2-3 दिन के लिए यहाँ आ रहे हैं आपसे मिलने। उनका भी मन नहीं लग रहा है वहाँ। कुंवर समर बोले तो गौरी मुस्कुरा दी। ब्रेकफास्ट खत्म हो गया था। सभी उठे ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। गौरी अपना लंच बॉक्स लेकर बाहर आ गई और सबको बाय करते हुए अपनी बाइक पर बैठी और वहाँ से निकल गई। स्वीट हार्ट, आपका क्या ख्याल है? आप कब जाने का नाम लेंगी यहाँ से? रुद्रांश ने रोहिणा से पूछा। आपको जाना है तो जाइए, हम तो यहीं रहेंगे। फिलहाल हमारा भी मूड नहीं है यहाँ से जाने का। वैसे भी घर जाकर हम क्या करेंगे? आप तो बिजनेस ट्रैवल करते रहेंगे, हम घर पर अकेले बैठे मक्खियाँ मारते रहेंगे। क्यों, आपका अपना ऑफिस भी तो है। आर के एंटरप्राइजेस, उसका क्या? रुद्रांश ने पूछा। अरे अंकल तो संभाल ही रहे ना, और फिर भैया भी आ जाता है तो क्या प्रॉब्लम है, काम चल रहा है। रोहिणा बोली। तो फिर आप भी हमारे साथ ट्रैवल कर सकती हैं पहले की तरह। चलिए यार, हमारा भी अकेले मन नहीं लगता है आपके बिना। आप भी पैकअप कर लीजिए, साथ साथ चलते हैं। फिलहाल तो हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं, हम एक ज़रूरी मिशन पर हैं। अरे बाप रे, मिशन? ऐसा कौन सा मिशन आपने अपने हाथ में ले लिया है? रुद्रांश ने दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। फिलहाल ये मिशन सीक्रेट है तो अभी कुछ नहीं कहूँगी। देखो रोहिणा, कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर देना यहाँ पर, वरना बहुत मार मारूंगा मैं तुम्हें। नारायणी ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई। क्यों भाई, मैंने ऐसा कौन सा उल्टा सीधा हरकत कर दिया? भाई दीदी, आप यूं ही मेरे को फालतू में बदनाम ना किया करो। रोहिणा झल्लाई। क्यों, भूल गई क्या? अनाहिता के टाइम पर क्या किया था तुमने उसके साथ मिलकर? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। यहाँ भी कोई गुल खिला दो। अरे दीदी, वो तो किसी की भी भलाई के लिए किया गया काम था। किसी की जान तो नहीं ली, किसी को लूटा तो नहीं। रोहिणा हंसते हुए बोली। फिर भी मैं नहीं चाहूँगी कि तुम यहाँ कोई उल्टी सीधी हरकत करो और सब मुसीबत में पड़ जाएं। बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। यार दीदी, कैसे बातें कर रही हो? खुलेआम आप मुझे घर से निकाल रही हो। सॉरी, अब मैं नहीं जा रही हूँ। ठीक है, मैं आपके फ्लैट में आपके साथ नहीं रहूँगी, मैं श्रीमती राव के साथ रहूँगी। क्यों श्रीमती राव, अपने पास रहने देंगे ना मुझे? अरे क्यों नहीं, आप ही का घर है। कहते हुए श्रीमती राव हंसने लगी। ऑफिस में लंच टाइम हो गया था, तभी अंशु प्रताप का फ़ोन बजा। उन्होंने देखा उनके बड़े भाई वीर प्रताप का फ़ोन था। जी दादा भाई साहब, कहिए, आप मिस राव के साथ लंच नहीं करेंगे? चुपचाप से हमारे ऑफिस में आ जाइए। आपसे किसने कह दिया कि हम मिस राव के साथ लंच करने जा रहे हैं? इतना कहकर उन्होंने गुस्से में फ़ोन काट दिया। कौरी कैंटीन में बैठी अंशु प्रताप का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी देर तक वो नहीं आए तो उसने फ़ोन कर दिया। उन्होंने जैसे ही फ़ोन उठाया, वीर प्रताप ने छीन लिया। चुपचाप से भोजन करिए, उन्होंने घूर कर देखते हुए कहा। फ़ोन बजता ही रहा, अंत में कट गया। कहाँ चले गए छोटे कुंवर? बड़बड़ाते हुए गौरी ने अपना लंच खाना शुरू किया। हमेशा की तरह शाम को 4 बजे गौरी को वीर प्रताप का फ़ोन आया। हमारे ऑफिस में आइए। वो चुपचाप उठी और उनके ऑफिस की तरफ बढ़ गई। अब वो इन सब की आदी हो गई थी। शाम के 4 बजते ही उसका फ़ोन आना, फिर उसका उनके ऑफिस में जाकर कॉफ़ी पीना, चुपचाप से फिर बाहर निकल आना। मैं कम इन सर? दरवाजे पर नॉक करके कहा। यस कम इन एंड सिट डाउन। उन्होंने उसकी तरफ देखे बिना कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और कॉफ़ी का कप उसके आगे रख दिया। वो बैठ गई और चुपचाप से कॉफ़ी पीने लगी। क्या कल चॉकलेट से आपका मूड ठीक हो गया था? जी थैंक यू फॉर द चॉकलेट। वैसे एक बात बता दें हम आपको कि गर्ल्स डार्क चॉकलेट ज़्यादा पसंद नहीं करती। आप तो डार्क चॉकलेट उठाकर ले आए थे, वैसे हमें पसंद आया, पता नहीं क्यों।
हम जानते हैं आप एडवेंचर लवर हैं, इसीलिए हमने जानबूझकर डार्क चॉकलेट लिया था, खासकर सिनेमन एंड चिलीज। लेकिन उसमें काफ़ी सारी सॉफ्ट चॉकलेट भी थी। अगर ख़त्म हो जाए तो हम और ला देंगे, बता देना। नो थैंक्स, हम खुद भी खरीद सकते हैं। हमने कॉफ़ी पी ली है, अब हम जाएं। वो खड़ी हो गई। क्या आप हमें अपनी बाइक में एक राइड देंगी आज शाम को? उस दिन बाइक में आपके पीछे बैठकर बड़ा अच्छा लगा था, उन्होंने बड़े धीरे से कहा। अगर हमें पता चलता ना कि आप हमारे पीछे बैठे हैं तो हम ज़रूर आपको जानबूझकर कहीं ना कहीं गिरा देते, कौरी ने हंसते हुए कहा और जल्दी से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद वीर प्रताप ने उसकी बात दोहराई। अगर हमें पता चलता ना कि आप हमारे पीछे बैठे हैं तो हम जानबूझकर आपको ज़रूर कहीं ना कहीं गिरा देते। वो अकेले ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। कौरी ने देखा कि वीर प्रताप अपने ऑफिस में बैठे हैं तो उसने अपना लैपटॉप बंद किया और चुपचाप से अपने कैबिन में छुपते छुपाते निकल गई। वो नहीं चाहती थी कि वीर प्रताप उसके पीछे बाइक राइड एंजॉय करने आए। वो सोचते होंगे कि उन्होंने हमें बाइक गिफ्ट दी है तो वो उसमें राइड करने का लाइसेंस मिल गया। उसने अपना सर एक तरफ को झटका और अपनी बाइक पार्किंग से निकाल कर लाई। उसने देखा वीर प्रताप लिफ्ट से उतरकर तेज कदमों से उसकी तरफ आ रहे थे। वो खुद ही मुस्कुराई और उनके सामने से सर से निकल गई। वीर प्रताप देखते रह गए। कोई बात नहीं, आज ना सही कल देखते हैं आपको। कल तो आपके पीछे बैठेंगे भी और सीसीडी में कॉफ़ी भी पियेंगे। कुआं वीर प्रताप मुस्कुराए और अपनी कार की तरफ बढ़ गए। कौरी अभी आधे रास्ते में ही थी कि उसे कॉल आया। उसने ईयरफोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा था। उसने उसे ऑन किया और हेलो कहा। दूसरी तरफ रोहिना थी। उसने उसे कॉफ़ी कैफे डे में मिलने के लिए कहा। कौरी ने बाइक साइड पर रोकी और रोहिना को लोकेशन भेजा और ख़ुद भी वहीं पहुंच गई। अभी रोहिना को आने में समय लगना था, इसीलिए अपनी बाइक पर बैठकर पार्किंग में ही इंतज़ार करने लगी। रोहिना चुपचाप से किसी को बताए बिना ही घर से बाहर टहलने के मूड से निकली। आगे जाकर कैब किया और वो भी सीसीडी पहुंच गई। दोनों पार्किंग में मिले और फिर सीसीडी के अंदर कौरी अपनी फेवरेट सीट पर जाकर बैठ गई। आप अकेले आई हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? कॉफ़ी, सैंडविच और पेस्ट्री का ऑर्डर देने के बाद कौरी ने पूछा। वो सब घर पर हैं और किसी को नहीं मालूम कि मैं यहाँ पर आई हूँ। मगर क्यों? ऐसा क्यों आई हैं आप? क्योंकि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहती थी और कॉफ़ी पीना चाहती थी प्रिंसेस। तो फिर ठीक है। तो ना कुछ देर इधर उधर की बातें करती रही। फिर अचानक रोहिना ने पूछा, प्रिंसेस आप हमें एक बार फिर से बताएं कि आप कुआं वीर प्रताप से क्यों नफरत करती हैं और नफरत करने के बावजूद क्यों उनके ऑफिस में काम करती हैं? रोहिना का ये सवाल सुनते ही कौरी एकदम सीरियस हो गई। वीर प्रताप से क्यों नफरत है, ये सोचते ही उसकी आंखों में उसके पिता का चेहरा आ गया और उसकी आंखें नम हो गई। उसने बोलना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मेरे पापा इनके ऑफिस में काम करते थे। उस दिन उनके बड़े भाई साहब ने उन्हें एक होटल में मिलने के लिए बुलाया था। वो खुद लेट हो गए थे। पापा होटल के अंदर लॉबी में बैठे उनका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही कुंवर साहब के बड़े भाई होटल का डोर खोलकर अंदर जा रहे थे, तभी अंदर से कुछ लोगों ने ढेर सारी गोलियां चला दी, जिससे काफ़ी लोग घायल हो गए थे। काफ़ी लोग ऑन द स्पॉट मारे गए थे। मेरे पापा के सीने में गोली लगी थी और इनके भाई साहब के पैरों में गोली लगी थी। एम्बुलेंस बुलाया गया और घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया। हम में से किसी को भी नहीं मालूम था कि हमारे पिता के साथ क्या हुआ है। शाम को 6 बजे के बाद हमें ध्यान आया कि पापा अभी तक ऑफिस से घर नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने एक बार भी फ़ोन किया। हमने पापा को फ़ोन किया कि वो कहाँ पर हैं, लेकिन उनके बजाय किसी और ने फ़ोन उठाया और बताया कि वो हॉस्पिटल में हैं। हमारे पापा यहाँ पर एडमिट हैं। हमें लगा कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए हॉस्पिटल में हैं। इसीलिए हमने अपने मॉम और भाइयों को व्हाट्सएप में SMS किया कि तुरंत सिसी हॉस्पिटल पहुँचें। हम वहाँ पर जा रहे हैं। हम पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी करने जा ही रहे थे, तभी कुआं वीर प्रताप फ़ोन पर बात करते हुए हमारे सामने आ गए थे। चूँकि हमारी बाइक स्पीड में थी और वो इधर उधर टहल रहे थे, इसी वजह से हम कंफ्यूज हो गए और उनसे टकरा गए। वो फर्श पर गिर पड़े। उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने हमें अपने कमांडो से पकड़ने को कह दिया और ये भी कह दिया कि हमें बिल्कुल ना छोड़ें। ये लड़की हमें मारना चाहती है। शायद ये लड़की हमलावरों के गैंग की है। इतना कहकर खुद एक तरफ चले गए, हमें उनके हवाले करके।
हम लाख मिन्नतें करते रहे, रोते रहे, मगर किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। काफ़ी देर बाद हमारा फ़ोन बजा। हमने कमांडो से रिक्वेस्ट की कि हमारा फ़ोन सुन लें। फ़ोन हमारे भैया रमन का था, जो हमसे पूछ रहे थे कि हम कहाँ पर हैं। उन्होंने उन्हें अपनी सिचुएशन बताई तो वो भागते हुए हमारे पास आए और रिक्वेस्ट की कि हमें छोड़ दें, हमारे पिता की वाकई हालत ख़राब है। वो कमांडोज मान गए और हमें ऊपर ले जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में खड़ूस सीओ नज़र आ गए। उन्होंने पूछा कि हमें कहाँ ले जा रहे हैं। तब कमांडोज ने बताया कि हमारे पिता को वाकई गोली लगी है और ये हमारे भाई हैं, तो उन्होंने हमें तब जाने दिया। जब हम ऊपर पहुँचे तो देखा हमारे पापा की डेथ हो चुकी थी। हमें बहुत दुख हुआ और उन पर गुस्सा आया। अगर समय रहते हमें छोड़ देते तो हम कम से कम अपने पिता को जीवित तो देख सकते थे। तब से हम इनसे नफरत करने लगे हैं। हम इन्हें अपने पिता का कातिल मानते हैं। और रही बात इनके यहाँ काम करने की, तो उस वक्त ये यहाँ पर नहीं थे। इनके पिता को विक्रमादित्य प्रताप सिंह ऑफिस में रहते थे। हमारे दोनों भाई आईएएस और आईपीएस की तैयारी कर रहे थे और लास्ट इंटरव्यू रह गया था। उसके बाद ट्रेनिंग पर जाना था और सबको उम्मीद थी कि इस बार 100% दोनों भाई क्लियर कर लेंगे। और हम नहीं चाहते थे कि हमारे भाइयों की उम्मीद टूटे। अगर उनमें से कोई एक भी ये जॉब कर लेता तो उसका सपना टूट जाता, फिर ज़िंदगी भर के लिए एक मलाल रह जाता उनके मन में। और हम नहीं चाहते थे कि हमारे भाइयों का सपना टूटे, इसीलिए हमने जॉब करने का निश्चय किया और हमने मॉम को और दोनों भाइयों को कन्विंस किया कि हम जॉब करेंगे, आप दोनों निश्चिंत होकर अपना इंटरव्यू क्लियर करें। इसीलिए हमने जॉब करना शुरू किया। तब खड़ूस सीईओ यहाँ पर नहीं थे, ये तो अब आए हैं और आते ही हमसे पंगा हो गया। हमने जॉब छोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने हमें वापस बुला लिया, ये कहकर कि जॉब एग्रीमेंट में 3 साल का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर छोड़ दिया तो हमें 3 करोड़ रुपये का हर्जाना भरना पड़ेगा। ऐसा होता है क्या? आपका भी तो अपना ऑफिस है, क्या उसमें भी एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसे रूल्स होते हैं? कौरी ने अपनी बात ख़त्म की। कहीं कहीं रूल्स होते हैं और कहीं कहीं नहीं होते, डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है। खैर, आप कुंवर साहब से इसलिए नफ़रत करती हैं कि उन्होंने आपको आपके घायल पिता से नहीं मिलने दिया। जी यही बात है, उसने जवाब दिया। कुंवर साहब ने आपके पापा को नहीं मारा, यानी कि वो आपके पापा के किलर नहीं हैं। रोहिणा ने एक एक शब्द को जोर देकर कहा। नहीं, उन्होंने नहीं मारा, मगर बस अब आप सुनो और समझने की कोशिश करो जो मैं कह रही हूँ, रोहिणा बोली। देखो, उस दिन गोली चली, उनके भाई साहब के साथ काफ़ी लोग घायल हुए, कुछ ऑन द स्पॉट मारे गए। जो घायल हुए उन्हें हॉस्पिटल ले गए, एडमिट किया गया, जिनमें आपके पापा और उनके भाई साहब के साथ और भी लोग थे। सही है ना? जी, आपने सही कहा। अब सोचो, आपके तो सिर्फ पापा थे वहाँ पर, आपको सिर्फ अपने पापा की फ़िक्र थी। सही है ना? रोहिणा बोली। जी, आपने सही कहा। और सोचो, आप पर अपने पापा की फ़िक्र थी, मगर कुंवर वीर प्रताप के ऊपर तो अपने भाई साहब के अलावा काफ़ी सारे लोगों की जिम्मेदारी थी। सभी घायलों को हॉस्पिटल में उन्होंने ही भिजवाया होगा, हर एक घायल को भी खुद देखा होगा। ऊपर से जिसने हमला किया और जिसने करवाया, उनको ढूंढने की जिम्मेदारी होगी। वो फ़ोन पर फ़ोन कर रहे होंगे मामले को जानने के लिए, कभी पुलिस वालों से बात कर रहे होंगे और कभी अपने परिवार के मेंबर्स से बात कर रहे होंगे। कभी उनको फ़ोन आ रहा होगा तो कभी वो खुद फ़ोन कर रहे होंगे। सोचो तो कितनी कठिन स्थिति होगी उनकी। मानती हो इस बात को? रोहिणा बोली। जी, आपने सही कहा, हमने तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब आगे सुनो। जब वो उस तरह की स्थितियों से जूझ रहे होंगे, परेशान से इधर उधर घूमते हुए फ़ोन पर लोगों से बात कर रहे होंगे, ऐसे में अचानक कोई उनको बाइक से ठोक कर गिरा देगा तो वो डर जाएंगे। उन्हें लगेगा कि उन पर भी किसी ने हमला करने की कोशिश की है, और इसी डर और गुस्से में उन्होंने आपको अपने कमांडोज को पकड़ने को कहा होगा। क्या ये बात समझ में आई? कौरी सोच में पड़ गई, उस घटना को मन ही मन दोहराने लगी। हाँ, ये बात तो सही है, वो लगातार फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। कभी उन्हें फ़ोन आ रहा था, कभी किसी को फ़ोन पर ऑर्डर देते थे और कभी फ़ोन पर चिल्ला उठते थे। परेशान तो बहुत थे। कौरी मन ही मन सोच रही थी और अपनी आंखें बंद किए उस दृश्य को जीवंत महसूस कर रही थी। काफ़ी देर तक उन दोनों के बीच में चुप्पी छाई रही। इसी बीच कौरी उस घटना को मन ही मन दोहराती रही और परिस्थितियों को महसूस करती रही। क्या सोच रही हो? कुछ देर बाद रोहिणा ने पूछा। कौरी तो अपने विचारों में गुम थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। रोहिणा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया।
रोहिणा का स्पर्श पाकर गौरी होश में आई और उसने इधर उधर देखा तो उसे भान हुआ कि वो रेस्टोरेंट में कैफ़े डे में बैठी हैं। प्रिंसेस, आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या अभी कुंवर वीर प्रताप आपको दोषी नजर आते हैं? नहीं, आप सही कहती हैं, वो अपनी जगह पर सही थे। अब हम अपनी गलती महसूस कर सकते हैं कि अगर उस दिन जल्दबाजी में बाइक चलाकर ना ले गए होते और पार्किंग प्लेस पर हमने जल्दबाजी में बाइक पार्क न की होती तो शायद ये घटना नहीं घटती। लेकिन हम क्या करते, हमारे पापा हॉस्पिटल में थे, हमें बहुत फिक्र हो रही थी, ना जाने उन्हें क्या हुआ है, किस हालत में होंगे। इस वजह से हम स्पीड में बाइक चलाकर वहाँ पहुँचे और हड़बड़ी में हमने इतना कहकर वो रुक गई। चलो कोई बात नहीं, अब आपकी गलतफहमी दूर हो गई है, अब आप उन्हें दोषी नहीं समझेंगी, है ना प्रिंसेस? रोहिणा ने गौरी को गहरी नज़रों से देखा। नहीं, अब हम उन्हें दोषी नहीं समझेंगे, लेकिन वो हमें अच्छे नहीं लगते, बहुत खड़ूस हैं, वो हमारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते। और आपको पता है, ठीक शाम के 4 बजते ही हमें अपने ऑफिस में बुला लेते हैं और हमें अपने साथ कॉफ़ी पीने को मजबूर करते हैं, जबकि उस समय अपनी चाय पी रहे होते हैं। हमें मजबूरन चाय छोड़नी पड़ती है। अच्छा, और क्या कहते हैं? रोहिणा ने दिलचस्पी दिखाई। नहीं कहते कुछ नहीं, बस घूरते रहते हैं। तभी रोहिणा का मोबाइल बज उठा तो देखा रुद्रांश का फ़ोन था। कहाँ हैं आप? हम काफ़ी देर से ढूंढ रहे हैं आपको, रुद्रांश ने फ़ोन पर कहा। हम बस आ रहे हैं वापस, रोहिणा ने कहा और वेटर को बिल लाने का इशारा किया। थोड़ी देर में वेटर बिल लेकर आ गया। रोहिणा ने पेमेंट किया और दोनों बाहर बाइक के पास आ गए। कुछ देर तक दोनों बाइक को देखते रहे, फिर एक दूसरे को देखा। गौरी ने रोहिणा की और बाइक की चाबी बढ़ा दी। आप चलाइए, हम आपके पीछे बैठेंगे। आपको पता है, हम आज तक किसी के पीछे नहीं बैठे हैं बाइक में, गौरी ने हंसते हुए कहा। हो रियली? चलो आज बैठ जाओ। रोहिणा हंसी और उसने बाइक स्टार्ट कर दिया। पीछे गौरी बैठ गई। रोहिणा ने बाइक आगे बढ़ा दी। गौरी पीछे पीछे रास्ता बताते चली गई और कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। कहाँ चली गई थी आप? हमें तो लगा कि इससे पहले कि रुद्रांश कुछ कहता, रोहिणा ने रुद्रांश को अपनी बाहों में लेकर प्यार से उसके गालों पर किस कर दिया और प्यार से बोली, आपको तो बहुत कुछ लगता है, हम वॉक पर गए थे, बस चलते चलते काफ़ी दूर निकल गए थे। रोहिणा जब रुद्रांश से बातें कर रही थी तो उसने गौरी को आंख मार दी थी, जिसे गौरी समझ गई थी और मुस्कुराते हुए वो अपने फ्लैट के अंदर घुस गई। अपना बैग अपने रूम में छोड़कर गौरी जल्दी से चेंज करके वापस नीचे आई और भागती हुई नारायणी के फ्लैट की तरफ बढ़ गई, जहाँ पर कुंवर समर जाने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि फ़्लाइट रात के 11 बजे थी और इस समय शाम के 7 बज रहे थे, फिर भी एयरपोर्ट 2 घंटे पहले पहुँचना था। बहुत लेट हो गई आप प्रिंसेस, लगता है छोटी कुंवर के साथ कॉफ़ी पी रही थी आप, कुंवर समर ने मुस्कुरा कर कहा और उसे अपनी बाहों में ले लिया। जी डैड, हम कॉफ़ी पी रहे थे, मगर कुंवर अंशुल प्रताप नहीं थे वहाँ पर, हम तो अपने किसी और फ्रेंड्स के साथ थे, इसीलिए देर हो गई। तभी हमें आपका ख्याल आया और हम भागते हुए चले आए। रोहिणा चाची आपको कहाँ मिली? नारायणी ने पूछा। वो तो वॉक कर रही थी, हमने रास्ते में उन्हें देखा तो उनके साथ हम वहीं रुक गए और बातें करने लगे। ओके, नारायणी ने कहा। कुंवर समर के बैग चेक करने लगी। कुछ देर में कुंवर समर तैयार हो गए थे और सभी एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। रुद्रांश ने एसयूवी आगे बढ़ा दी। आज रमन और रजत दोनों भाइयों ने श्रीमती राव को फ़ोन कर दिया था, वो डिनर घर पर करेंगे, इसीलिए श्रीमती राव घर पर ही रुक गई थी। बाकी सभी लोग एयरपोर्ट चले गए थे। सिस्टर कहाँ है? दोनों भाइयों ने आते ही पूछा। वो कुंवर साहब को एयरपोर्ट छोड़ने गई है सबके साथ, श्रीमती राव ने कहा। उसको ये मालूम था कि हम आ रहे हैं, इसके बावजूद भी चली गई, रमन ने कहा। ना बेटा, उसे नहीं मालूम था कि तुम लोग आ रहे हो। असल में आज वो ऑफिस से लेट आई थी और आधे कुंवर साहब से मिलने चली गई, क्योंकि उसको पता था आज वो जा रहे हैं और मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। सॉरी बेटा, श्रीमती राव ने अफसोस के साथ कहा। ओ मॉम, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। इतना कहकर दोनों भाइयों ने अपने अपने बैग उनके सामने रख दिए। उनके लिए 2 साड़ी, ब्लाउज़ और गौरी के लिए 2 ड्रेस, साथ में बहुत सारी चॉकलेट और मिठाइयाँ। देखकर वो खुश हो गई। मॉम, वो लोग क्या डिनर करके गए हैं? रमन ने पूछा। नहीं बेटा, डिनर नहीं किया। ओहो, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो मैं डिनर लगा देती हूँ, वो लोग तो लेट आएंगे, कहीं ऐसा ना हो बाहर से ही खाकर आ जाएं, उनका कोई भरोसा नहीं है, श्रीमती राव ने कहा।
ठीक है, फिर आप हमारे लिए खाना लगा दें, हम तो कब से आपका हाथ के खाने के लिए तरस रहे हैं। दोनों भाई हंसते हुए बोले। कुछ ही देर में श्रीमती राव ने उनकी पसंद का खाना टेबल पर लगा दिया। वैसे भी उन्हें मालूम था कि उनके बेटे आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने बेटों की पसंद का खाना बनाया हुआ था। काफ़ी समय बाद अपनी माँ के हाथ का खाना खाकर दोनों भाई बहुत खुश हुए। बेटा, तुम तो कह रही थी कि यहाँ घर में ही रहोगे, खाना खाते हुए श्रीमती राव ने रजत से कहा। हाँ माँ, सोचा तो है, बस ये महीना कंप्लीट कर लूँ, वहाँ पर उसके बाद मैं आपके पास रहने आ जाऊँगा और यहाँ से ऑफिस ज्वाइन करूँगा। लेकिन मॉम, आपको परेशानी होगी, जानती हैं क्यों? क्योंकि मेरी ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता कि मैं कब रात को आ रहा हूँ, कब दिन में जा रहा हूँ। रजत ने कहा। कोई बात नहीं बेटा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम आ जाओ बस। श्रीमती राव और उनके प्लेट में सब्ज़ी डालने लगी। बस करो माँ, वैसे ही ज़्यादा खा लिया है, रजत हंसते हुए बोला। खा ले भाई खा ले, मॉम को तेरा कुछ ज़्यादा ही ख्याल रहता है, बचपन से ही तेरे लिए ज़्यादा ख्याल रखती आई हैं, रमन ने हंसते हुए कहा। ऐसा नहीं है बेटा, मेरे लिए तुम दोनों बेटे बराबर हो, मैंने तुम दोनों के लिए बराबर किया है, श्रीमती राव ने रमन की तरफ घूर कर देखते हुए कहा। रहने दो माँ, आप मुझे ज़्यादा डांटती थी और रजत को प्यार करती थी, वो ज़्यादातर आपकी गोद में रहता था। तुम भूल रहे हो, तुम रजत को बहुत परेशान करते थे, कभी ज़बरदस्ती उसके मुंह में बिस्किट ठूंस देते थे, वो खाने में आनाकानी करता था तो तुम उसे पीट देते थे, कभी पकड़कर पानी की बाल्टी में उसे डाल देते थे, कभी उसे एक जगह खड़ा करके तुम बहुत मारते थे उसको। मॉम, ये तो बचपन की बात है, उसके बाद तो हम दोनों भाई दोस्त की तरह हो गए थे, हम दोनों ने एक ही क्लास में बहुत अच्छे से एक दूसरे को संभाला है, रमन ने कहा। रजत दोनों माँ बेटों की बातें सुनकर हंस रहा था। तीनों माँ बेटों ने बड़े प्यार से खाना खाया और लॉन में आकर बैठ गए और बातें करने लगे। तभी गेट पर एसयूवी आकर रुकी। श्रीमती राव गेट खोलने जा ही रही थी कि रुद्रांश खुद उतर कर आया और गेट खोलकर वापस गाड़ी में गया और उसे ड्राइव करते हुए अंदर लाया। अरे श्रीमती राव, जल्दी से खाना लगाइए, भूख के मारे दम निकल रहा है, रुद्रांश ने गाड़ी से उतरते ही आवाज़ लगाई। हो, मुझे लगा आप लोग बाहर ही खाकर आएंगे। श्रीमती राव हंसने लगी। क्या मतलब, आपने हमारे लिए खाना नहीं बनाया? रुद्रांश चौंक गया। खाना तो बना है, मगर मैंने सोचा कि शायद लेट हो जाएंगे तो खाकर आएंगे। अच्छा ठीक है, आप हाथ धो लें, मैं खाना लगाती हूँ, श्रीमती राव ने कहा और किचन की तरफ चली गई। इधर गौरी ने जब देखा कि उसके दोनों भाई लॉन में बैठे हैं तो वो भागती हुई उनके पास आ गई और उनके गले लग गई। कुछ देर बाद, आप जानती हैं हमने बाहर खाना क्यों नहीं खाया? रुद्रांश डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए बोला। नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप बताएं, श्रीमती राव मुस्कुरा कर बोली। क्योंकि आपके हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, एक अलग टेस्ट होता है जो हमारे यहाँ नहीं होता। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, रोहिना बोली। वैसे श्रीमती राव, इसमें कोई शक नहीं, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, कुंवर समर भी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, रोहिना ने फिर कहा। मेरी मॉम वर्ल्ड के बेस्ट कुक हैं, कोरी ने बड़े प्यार से श्रीमती राव की तरफ देखकर कहा। और आप भी इटालियन पास्ता बहुत अच्छा बनाती हैं, आप भी बहुत अच्छी कुक हैं, कोरी नारायणी की तरफ देखकर बोली। नारायणी मुस्कुरा उठी। इसमें कोई शक नहीं मेरी प्यारी गुड़िया, रमन ने कहा। सभी खाना खाकर निपटे और ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए। अब श्रीमती राव सबके लिए मिठाई के डब्बे लेकर आ गई जो रमन और रजत लेकर आए थे। आक्रमण, सभी एक साथ चिल्लाए और मिठाई के डब्बों पर झपट पड़े। बड़ा ही खुशनुमा माहौल हो गया था। दीदी, अब आप रानी माँ तेजस्वी राज को जवाब दे सकती हैं, रोहिना ने कहा। कौन सा जवाब? नारायणी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए कहा। पहले तो आप अपनी बड़ी बड़ी आंखें छोटी कर लीजिए, आप इस तरह से देखती हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप बस अभी खा ही जाएंगी। जब भगवान ने बड़ी बड़ी आंखें दी हैं तो उनका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, नारायणी मुस्कुरा कर बोली। अच्छा, तो ये बताओ क्या बात कर रही हो तुम, हमें क्या जवाब देना चाहिए? वही शादी की बात। पहले इस बात का डर था ना कि कुंवर वीर प्रताप से वो शादी के लिए मना कर देगी, लेकिन अब मुझे यकीन है वो ऐसा नहीं करेगी। तुम क्या कोई भविष्य वक्ता हो जो ऐसी भविष्यवाणी कर रही हो? नारायणी ने उसे देखते हुए कहा। कुछ बात होगी तभी तो कह रही हूँ, लेकिन प्रिंसेस तो शादी के नाम से ही बिदक जाती है, और अगर उसे पता चला कि कुंवर प्रताप से शादी होनी है तो गजब हो जाएगा। अरे दीदी, मेरी बात हो चुकी है प्रिंसेस से, मैंने उसे ये समझाया है कि वो जिस वजह से कुंवर वीर प्रताप से नफरत करती है वो वजह गलत है। मैंने उनसे डिटेल में सारी बात कर ली है।
लेकिन तुम प्रिंसेस से कम मिली और ये कब बातें हुई? आज शाम को मैं उनके साथ कॉफ़ी कैफ़े डे में कॉफ़ी पीते हुए उससे नफ़रत की वजह जानी, फिर अच्छी तरह से समझाया और वो समझ भी गई हैं। हाँ, मैंने उससे ये बात नहीं बताई कि उसके लिए जो शादी की बात चल रही है वो कुंवर वीर प्रताप के साथ चल रही है। जब बात करनी ही थी तो पूरी कर लेती, आधी अधूरी क्यों छोड़ दी? नारायणी ने उसे घूर कर देख कर कहा। मैंने सोचा कुछ आपके लिए भी रख दूं। इतना कहकर वो नारायणी के बेडरूम से उठी और अपने बेडरूम में आ गई। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रह गया, कहते हुए रुद्रांश के बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में लेकर सो गई। रुद्रांश उसका इंतज़ार करते करते सो चुका था। अगले दिन सुबह सुबह तीनों भाई बहन लॉन में चहलकदमी करते हुए बातें कर रहे थे। कोई अपने ट्रेनिंग कॉलेज की बात बता रहा था तो कोई उस शहर की जहाँ पर वो थे। अचानक रमन रुका। उसने गौरी से पूछा, एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें डर नहीं लगा उस दिन जब गोलियां चल रही थी और तुम उन सब के बीच में घुस गई थी? ना भैया, हमें तो डर नहीं लगा। हम तो मस्ती में गाना गाते हुए बाइक चला रहे थे। अचानक ठूं ठां की आवाज़ आई। हमने सामने देखा तो एक कार बीचों बीच खड़ी थी और एक कार साइड में खड़ी थी। 4 लोग कार के शीशे पर गोली चला रहे थे। हमने सोचा अगर हम तेज़ी से बाइक ले जाते हैं और ये हम पर गोली चलाते हैं तो इनकी गोलियां मिस हो जाएंगी, और अगर एक आध लग भी गई तो कम से कम किसी की जान तो बचेगी और कार के अंदर जो होगा उसे अपने आप को संभालने का मौका तो मिल जाएगा। बस हमें लगा कि हम मामला संभाल सकते हैं, इसीलिए हमने गोली की रफ्तार से बाइक चलाई और 2-1 को साथ कुचल दिया। जब काफ़ी दूर जाकर वापस लौटे, उन दोनों लोगों का ध्यान हमारी तरफ से और उन्होंने कार सवार को गोली मारना छोड़कर हमें गोली मारनी शुरू की। तब हमने इतना देखकर कार सवार के पास पिस्तौल है और उसने भी गोली चलाई। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। ऐसा लगा जैसे हमारे कंधे जलने लगे हैं। एक भयानक आग जल रही है उसमें और हमारी बाइक लहराई। पता नहीं कहाँ जाकर गिरी, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। और जब नींद खुली तो देखा हम हॉस्पिटल में हैं और हमारे कंधे पर बैंडेज लगा हुआ है। हम दर्द से परेशान हैं। इतना बोलकर गौरी हंस पड़ी। चलो बच्चों, तुम तीनों का ब्रेकफास्ट रेडी है, श्रीमती राव अंदर से चिल्लाई। इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट कौन करता है? गौरी बोली। अरे तेरे दोनों भाइयों को जल्दी जाना है, इसीलिए मैंने जल्दी नाश्ता बना दिया। हम लोग तो बाद में नाश्ता करेंगे, तुम लोग तो कर ही लो। और फिर बोली, ठीक है माँ, हम आते हैं, रमन ने कहा और गौरी को साइड हक करते हुए आगे बढ़ गए। जब तीनों ब्रेकफास्ट करके उठे तो 8:30 बज रहे थे। दोनों भाई तैयार होकर चले गए। गौरी के पास अभी खाली वक्त बचा हुआ था और ऑफिस जाने में अभी काफ़ी समय था। वो उठी और नारायणी के बेडरूम की तरफ चली गई और उसके बेड पर घुस गई। नारायणी अपने बेड पर लेकिन मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही थी। गौरी को आते देखकर खुश हो गई और उसे अपनी बाहों में भरकर लेट गई। आपने चाय पी ली ना? दोबारा तो नहीं पीना? गौरी ने पूछा। आप पिलाओगे तो हम पी लेंगे, नारायणी ने हंसते हुए कहा। ठीक है, हम आपके लिए चाय बनाकर लाते हैं, गौरी ने कहा और बिस्तर से उठकर भागती हुई बाहर निकली और अपने किचन में जाकर उसने फटाफट से सबके लिए चाय बनाई। श्रीमती राव ने कहा भी कि वो चाय बना देंगी, पर उसे तो अपने हाथ से बनानी थी, इसीलिए खुद ही चाय बनाना और श्रीमती राव को कप पकड़ाए और खुद चाय लेकर नारायणी के फ्लैट की तरफ आ गई। श्रीमती राव भी पीछे पीछे आ गई थी। तब तक रुद्रांश, रोहिणा और नारायणी उठकर ड्राइंग रूम में आ गए थे। अरे आप लोग भी उठ गए? गौरी चहकती हुई बोली। जी, हमने अपने प्रिंसेस की आवाज़ सुन ली थी कि वो चाय बनाने जा रहे हैं, इसीलिए हम भी उठ गए, रुद्रांश ने बड़े प्यार से गौरी से कहा। गौरी भी लाड जताने को उनके बीच में जाकर बैठ गई। रोहिणा ने सबके लिए कप में चाय डाली और सब बैठकर चाय और बिस्किट खाने लगे। प्रिंसेस, क्या आप खाना वाना बना लेती हैं? रोहिणा ने पूछा। हाँ, थोड़ा बहुत तो बना ही लेते हैं कि काम चल जाए। क्यों, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? क्या आपको आता है खाना बनाना? हमने तो आपसे इसीलिए पूछा कि शादी के बाद लड़कियों को खाना बनाना पड़ता है और सबसे पहले दिन तो मीठा बनाना पड़ता है, रोहिणा ने कहा। और अगर घर में नौकर हो तब भी खाना बनाना पड़ता है? नहीं, तब नौकरों को ऑर्डर देना पड़ता है, रोहिणा ने कहा। फिर तो हमारी ऐसी जगह शादी करिएगा जहाँ पर बहुत सारे नौकर नौकरानियाँ हों। हमें खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, खासकर रोटियाँ, वो तो कभी भी गोल नहीं बनती, कहकर गौरी हंसने लगी। वैसे आपके लिए जो रिश्ता आया है वहाँ पर बहुत सारे नौकर नौकरानियाँ हैं, आप तो राज करेंगी, राज, रोहिणा ने कहा। अचानक हंसते हंसते गौरी रुक गई और उसने बड़ी बड़ी आंखों से नारायणी की तरफ देखा। नारायणी को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दें। मॉम, क्या चाची साहब सही कह रही हैं?
कि वहाँ पर बहुत सारे नौकर नौकरानियाँ हैं जहाँ से रिश्ता आया है? हाँ है तो, नारायणी धीरे से बोली। फिर आपने उन्हें क्या जवाब दिया? यही ना कि हम अभी शादी नहीं करना चाहते? बेटा अभी हमने कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल हम चाहते थे कि आप एक बार लड़के से मिल लें, उन्हें देख लें, उसके बाद हम बात आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो हम मना कर देंगे। हम इसीलिए चुप थे, मगर अगर आपकी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, नारायणी जल्दी से बोली। अरे नहीं नारायणी जी, अब हमारी बिटिया की उम्र शादी की हो गई है। अच्छा घर है, लड़का अच्छा है, एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है। कोई बात नहीं, शादी लेट करेंगे, बस अभी सगाई कर लेंगे। अगर बिटिया रानी को पसंद आ गया तो वैसे भी अभी से रिश्ता ढूंढना शुरू करेंगे, तब 2-3 साल में कहीं जाकर अच्छा लड़का मिलेगा। इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं अच्छे लड़के? श्रीमती राव बीच में बोली। लगता है सब एक ही सुर में बात कर रहे हैं। कौरी मन ही मन बड़बड़ाई। जी आप सही कहती हैं, हमारे घर वाले तो रिश्ता देख देख कर थक गए थे। बहुत रिश्ते आए थे, काफ़ी लोगों ने हमें पसंद नहीं किया और कुछ को हमने नापसंद किया, नारायणी ने कहा। क्यों मॉम, आपने क्यों नापसंद किया? कौरी बीच में बोली। क्योंकि वो सभी दहेज के लोभी थे, उन्हें बहुत ज़्यादा दहेज चाहिए था जो हम दे नहीं सकते थे। हम 3 बहनें थी और 2 भाई, पापा अकेले कमाने वाले थे, इस वजह से हमारे कई रिश्ते टूटे, नारायणी ने जवाब दिया। और फिर पापा से आपकी शादी कैसे हुई? क्या इन्होंने दहेज नहीं मांगा? नहीं, आपके पापा इतने ज़्यादा रिच थे कि उन्हें दहेज की ज़रूरत ही नहीं थी, इसीलिए हमारे पापा ने हाँ कह दिया था। लेकिन आप तो पापा को पसंद ही नहीं करती थी। लेकिन क्यों आप उन्हें पसंद क्यों नहीं करती थी? कौरी ने फिर पूछा। बेटा हम आपके पापा को पसंद तो करते थे, मगर आपके पापा बहुत ज़्यादा रिच थे और हम पुअर, मतलब इनके स्टेटस के बराबर के नहीं थे। इससे पहले कई रिश्ते टूट चुके थे हमारे, इस वजह से हमने आपके पापा को मना कर दिया था। हम अपने पापा की मर्जी से शादी करना चाहते थे, बस इतनी सी बात थी, नारायणी ने जवाब दिया। अच्छा, कौरी सोच में पड़ गई। क्या सोच रही हो प्रिंसेस? नारायणी ने पूछा। क्या हमारी शादी में भी दहेज मांगेंगे लड़के वाले? नहीं मालूम, अगर मांग भी लिया तो आज हमारे पास दहेज में देने के लिए बहुत कुछ है, नारायणी बोली। नहीं मॉम, हम उस जगह शादी करेंगे जहाँ दहेज नहीं मांगा जाएगा। दहेज एक कुरीति है, ये समाज में खून की तरह है। अगर दहेज नहीं दे सके तो लड़की की शादी नहीं होगी, कितनी गलत बात है। अच्छा मॉम, जिन लड़कियों की शादी दहेज न देने पाने की वजह से नहीं होती, फिर उन लड़कियों का क्या होता है? कुछ लड़कियों की तो शादी होती ही नहीं है, समाज में उनकी बड़ी जगह साई होती है। हालांकि अब समय बदल गया है, लड़कियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं, खुद ही अपना घर वर ढूंढ लेती हैं। लेकिन मिडिल क्लास में अभी भी परेशानी होती है, और जिन लड़कियों की शादी कम दहेज में हो जाती है, उन्हें अपनी उम्र से काफ़ी बड़े या फिर जिसकी पत्नी की डेथ हो गई हो, 2-4 बच्चे हो, तलाक हो गया हो, ऐसे लड़के मिलते हैं। और ज़रूरी नहीं कि वो हैंडसम हो। ओह कितनी गलत बात है ना मॉम। हाँ बेटा, सही कह रही हैं आप, इसीलिए हमने भी आपके लिए यही सोचा था, पर अब आपकी मर्ज़ी है, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। मॉम अगर हमारी शादी हो गई तो हमें आप सबको छोड़कर जाना पड़ेगा ना? कौरी उदास हो गई। हाँ जाना तो पड़ेगा, लेकिन आप जब चाहे मिलने आ सकती हैं, जितनी दिन चाहो आप रह सकती हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको, नारायणी जल्दी से बोली। कौरी चुप हो गई थी, अब वो सोचने लगी थी, प्रिंसेस एक बार लड़के से मिल तो लो, देख लो, अगर आपको पसंद आएगा तो बात आगे बढ़ाएंगे, और पहले ही कह देंगे उनसे कि हम शादी जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है? रोहिना ने कहा। कौरी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप रह गई। अच्छा बिटिया, अब तुम उठो और ऑफिस की तैयारी करो, मैं भी जाकर टिफ़िन की तैयारी करती हूँ, और आप सभी नहा धो लें, ब्रेकफास्ट तो रेडी है तो जल्दी आइएगा, श्रीमती राव ने कहा। वो नहीं चाहती थी कि इस समय गौरी के ऊपर ज़्यादा दबाव डाला जाए। आज तो उसने बड़ी शांति से इतनी सारी बातें कर ली थी, पिछली बार की तरह वो रोते हुए नहीं भागी थी, इसीलिए श्रीमती राव ने समझदारी से काम लेते हुए बात बदल दी थी। ये कार आपने यहाँ क्यों खड़ी कर दी? और आज ड्राइवर भी नहीं है, खुद ड्राइव कर रहे हैं आप? अंशुल प्रताप ने कहा। इस समय वीर प्रताप ड्राइविंग सीट पर बैठे उस रास्ते पर रुके हुए थे जहाँ से गौरी अपनी बाइक राइड करके निकलती थी। वो बार बार अपनी रिस्ट वॉच में समय देखते, फिर सड़क की तरफ देखते। काफ़ी देर बाद उन्होंने व्यू मिरर में देखा कि एक लड़की रेड कलर की बाइक पर आ रही है, तो वो मुस्कुराए और उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। जैसे ही गौरी उस बाइक में आगे निकली, उन्होंने गाड़ी उसके पीछे लगा दी। गौरी को तो सपने में भी ख्याल नहीं आया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तो मस्ती में गुनगुनाते हुए आगे चली जा रही थी। ये अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ओहो ये बात है, अंशुल प्रताप मुस्कुराते हुए बोले।
कोई बात हुई आपकी इनसे? अंशुल प्रताप ने वीर प्रताप से पूछा। अभी तक तो नहीं, उन्होंने सामने देखते हुए जवाब दिया। कॉफ़ी कैफे डे में क्या हुआ था? झगड़ा तो नहीं हुआ था? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। कॉफ़ी आई, इन्होंने चुपचाप से कॉफ़ी पी, पेस्ट्री खाई और फटाफट भाग गई वहाँ से। अगले दिन हमने कहा हमें अपनी बाइक में पीछे बिठाएं तो साफ मना करके भाग गई। लगता है मिस राव आपको पसंद नहीं करती। अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? अंशुल प्रताप हंसे। अरे कोई अच्छी बात करिए ना, आप ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं? अभी यही चलती गाड़ी में धक्का दे देंगे आप, ज़्यादा फालतू कुछ कहा तो। वीर प्रताप गुस्से में बोले। अंशुल प्रताप हंसना चाहते थे पर वीर प्रताप के डर से चुप हो गए। कुछ देर तक उन्होंने बहुत कोशिश की अपनी हंसी रोकने की, मगर उनकी हंसी नहीं रुकी और खिलखिलाकर हंस पड़े। वीर प्रताप ने उनकी तरफ घूर कर देखा और तेजी से ब्रेक मार दिया। ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर बाहर आए और घूमकर पैसेंजर सीट की तरफ गए। उसका दरवाज़ा खोला और अंशुल प्रताप का हाथ खींचकर बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। दरवाज़ा जोर से धक्का देकर बंद कर दिया। खुद दूसरी तरफ से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठे और वहाँ से निकल गए। अंशुल प्रताप बेचारे देखते रह गए। तभी उनके दिमाग में कुछ आया और उन्होंने मोबाइल पर एक नंबर डायल किया और कुछ कहकर इंतज़ार करने लगे। वीर प्रताप ऑफिस पहुंच चुके थे और पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करके जैसे ही उतरे उन्होंने देखा कौरी वापस मुड़ी और बाइक में बैठकर कहीं और चली गई। मिस राव को क्या हो गया? ये वापस कहाँ जा रही हैं? ऑफिस क्यों नहीं आ रही हैं? सैकड़ों सवाल अपने मन में लिए वीर प्रताप कुछ देर तक पार्किंग में ही खड़ी देखते सुर्ख हो जाते रहे। जब गौरी उनकी नज़रों से ओझल हो गई तो वो आगे बढ़कर लिफ्ट की तरफ चल दिए। गौरी ने अपनी बाइक घुमाई और वापस जिधर से आई थी उधर ही चल पड़ी। दरअसल उसे अंशुल प्रताप का फ़ोन आया था। वो रास्ते में खड़े हैं, उन्होंने आने जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, उन्हें लेने आ जाए। गौरी जब वहाँ पहुँची तो देखा अंशुल प्रताप एक स्टोन माइल के ऊपर अपने सर पर हाथ रखे बैठे हुए थे। क्या हुआ? अरे दादा भाई साहब के साथ कुछ पंगा हो गया, उन्होंने नाराज़ होकर हमें यहाँ पटक दिया और खुद चले गए, उन्होंने उदास होकर कहा। अरे उस खड़ूस की ये हिम्मत, उन्होंने ऐसा किया? क्या बात है आपके साथ, क्या बात है? कहकर गौरी भी जोर से हंस पड़ी। अच्छा, आप भी हंस रही हैं, कोई बात नहीं, हंस लीजिए, कहकर उन्होंने नाराज़गी दिखाते हुए गौरी की तरफ पीठ कर दी। हो, अरे मेरा बच्चा नाराज़ हो गया? अच्छा आइए बैठिए, लेट हो रहे हैं हम ऑफिस के लिए। इतना कहकर उसने बाइक का टोटल ज़ोर से घुमा दिया। बहुत ज़ोर की आवाज़ हुई और अंशुल प्रताप डर के मारे इधर उधर देखने लगे। उन्हें तो अपने दादा भाई के ऊपर हुए फायरिंग की बात याद आ गई थी। कहीं हम पर भी हमला तो नहीं हो गया, उन्होंने मन ही मन सोच लिया। अरे जल्दी से बाइक में बैठिए, हम आपसे कह रहे हैं। ये आवाज़ कैसी थी? अंशुल प्रताप सहम कर बोले। हे भगवान, कैसा डरपोक लड़का है ये। गौरी बड़बड़ाई और फिर जोर से बोली, हमारी बाइक की आवाज़ है, डरिए मत आप, बैठिए, हमारे रहते आपको कुछ नहीं हो सकता। क्या आप भगवान? कहते हुए अंशुल प्रताप उसके पीछे बैठ गए। गौरी ने बाइक आगे बढ़ा दी। लगता था उसने सुना नहीं, वरना वो भी उन्हें वहीं छोड़कर आगे निकल जाती। कुछ ही देर में वो दोनों ऑफिस के पार्किंग में थे और वीर प्रताप हाथ में कॉफ़ी का कप लिए खिड़की पर खड़े पहाड़ देख रहे थे। जब उन्होंने देखा गौरी की बाइक में उसके पीछे अंशुल प्रताप बैठे हैं तो गुस्से और जलन के मारे उनका दिमाग ख़राब हो गया। उन्होंने कप को ज़ोर से उनके हाथ में गुस्से में डस्टबिन की तरफ फेंक दिया और अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर जाकर बैठकर टेबल पर मुक्के मारने लगे। थैंक गॉड, आज तो हमारी प्रिंसेस ने बहुत शांति से हमारी बात सुनी, उस दिन की तरह रोती हुई यहाँ से नहीं भागी। नारायणी ने गहरी सांस लेकर कहा। हाँ, आज कुछ सही मूड में रही, ये सब मेरी मेहरबानी से हुआ है, समझे ना आप लोग। और क्या आप कह रही थी? बड़ी तारनहार बनकर आई हूँ मैं। उस दिन ताना मार रही थी आप मुझे, अब देख लिया ना कितना चेंज आ गया है प्रिंसेस में। रोहिणा ने नारायणी की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, ज़्यादा चौड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, अभी उनके मूड का भरोसा नहीं है, ना जाने किस करवट बैठ जाए। नारायणी ने लापरवाही से कहा। ईश्वर करे सब ठीक हो, श्रीमती राव ने कहा। तभी रुद्रांश के फ़ोन की घंटी बजी। उसने देखा तो कुंवर नयन का नंबर फ्लैश हो रहा था। हेलो, रुद्रांश ने कहा। चाचा साहब, हम एयरपोर्ट पर खड़े हैं, हमें लेने तो आइए। हम तो सोच रहे थे कि आप खड़े होंगे यहाँ पर। क्या पापा ने आपको बताया नहीं कि आज हम सुबह आ रहे हैं? नयन ने दूसरी तरफ से फ़ोन पर कहा। पर खुरदार, क्या पहले आप लोग हमें फ़ोन नहीं कर सकते थे? और हाँ, आपके डैड ने हमें इतना कहा था कि आप लोग आ रहे हैं, हमें समय नहीं बताया था। अरे चाचा श्री, अब बातें मत बनाइए, हमें लेने तो आइए। सॉरी डियर,
कैब हायर करके आ जाओ, हम नहीं आ रहे। रुद्रांश ने साफ मना कर दिया आने के लिए। आप दोनों कैब हायर करके आ जाओ, नारायणी ने रुद्रांश के हाथ से फ़ोन लेकर कहा। नयन ने कोई जवाब नहीं दिया, फ़ोन काट दिया। फिर सामने खड़ी कैब को हाथ से इशारा करके बुलाया। उसमें आने पर दोनों भाई बैठ गए और कैब ड्राइवर को चलने के लिए कहा। थोड़ी ही देर बाद दोनों फ्लैट में पहुंच चुके थे। नारायणी ने तेजस्वी राज को फ़ोन लगाया और कहा कि आप लोग कोई दिन तय करके यहाँ आ जाइए ताकि बात को आगे बढ़ा सकें। या श्योर, हम अपने राजा साहब से बात करके आपको फ़ोन करते हैं, तेजस्वी ने जवाब दिया। उसके बाद दोनों ने कुछ और बातें करके फ़ोन काट दिया। दीदी, आपने तो पूछा ही नहीं प्रिंसेस से इस बारे में, रोहिना बोली। अब क्या पूछना, आज उससे बात हो ही गई है तो अब कुछ दिनों बाद उनसे मुलाकात होगी, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। दीदी, पहले प्रिंसेस को बता देना था कि किससे बात चल रही है उनकी। ज़्यादा परेशान मत हो रोहिना, अब जो होगा देखा जाएगा। तुमने खुद ही तो कहा था कि प्रिंसेस अब कुंवर वीर प्रताप से नफरत नहीं करेगी और मैं शादी के बाद आगे बढ़ाऊँ। अब जो होगा देखा जाएगा। नमन और नयन दोनों चुपचाप से उन दोनों की बातें सुन रहे थे। ऑफिस का काम निपटाने के बाद ठीक 4 बजे गौरी को वीर प्रताप का फ़ोन आया। वो चुपचाप उठी, उनके ऑफिस में गई और वीर प्रताप के कहे बिना चेयर पर बैठ गई। वीर प्रताप उसे हैरानी से देख रहे थे कि आज कैसे चेयर पर बैठ गई है, जबकि और दिन कहने पर भी नहीं बैठती थी। उन्होंने कॉफ़ी का कप उठाया और उसकी तरफ सरका दिया। उसने चुपचाप से कॉफ़ी का कप उठाया और अपने होंठों से लगा लिया। क्या आज भी मूड ख़राब है? क्या आपको चॉकलेट चाहिए? वीर प्रताप ने कॉफ़ी का एक घूंट पीते हुए कहा। नहीं, मेरा मूड तो ठीक है। तो फिर इतनी खामोशी क्यों है आप? कोई ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप कॉफ़ी पीती रही। क्या सोच रही हैं आप? कुछ देर बाद उन्होंने फिर पूछा। आप कुछ देर चुप नहीं रह सकते क्या? जब से आए हैं हम, आप बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। हमारा तो सर दर्द करने लगा है, कोरी ने झल्लाते हुए कहा। हमने तो सिर्फ पूछा है कि आप क्या सोच रही हैं, और हम सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि कब तक हमें आपके साथ कॉफ़ी पीनी पड़ेगी, शायद सारी ज़िंदगी। वो धीरे से बोले और चुप हो गए। क्या? इतना धीरे कौन बोलता है कि दूसरे को सुनाई न दे? कोरी ने एक आंख बंद करके ज़ोर से कहा। हम बोलते हैं इतना धीरे, औरों की तरह चिल्लाते नहीं हैं। आपकी कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, अब आप जाइए, वीर प्रताप ने कहा और अपनी सीट से खड़े हो गए। कुछ और भी कहना है तो कह दीजिए, हम कुछ देर और रुक सकते हैं। नहीं, हमें आपसे लड़ाई नहीं करनी है, अब आप जा सकती हैं। कौरी ने यह सुनकर उनकी तरफ घूर कर देखा और खड़ी हो गई। जा रहे हैं हम, इतना कहा और कमरे से बाहर निकल गई। वीर प्रताप के होंठों पर फिर वही चिर परिचित मुस्कान आ गई। वो धीरे से खुद से ही बोले, चिंगारी, हम तो पूरी तरह से बोल्ड हो गए हैं, अब हम क्या करें? आपका ये एटीट्यूड हमें हर बार मार डालता है। कौरी घर आई तो उसने देखा उसके दोनों भाई कुंवर नयन और नमन आए हुए हैं। उन्हें देखते ही खुश होते हुए उनके गले लग गई। भाभियाँ नहीं आई आपके साथ? नहीं, एक भाभी बच्चों की वजह से नहीं आ सकती थी और दूसरी भाभी बिजनेस टूर पर लंदन गई हैं। हाय लंदन, हमें भी जाना है, कौरी चहक कर बोली। ले चलेंगे आपको, एक काम करिए ना, आप 1 हफ्ते की लीव ले लीजिए, हम आपको लंदन ले चलते हैं, नमन ने कहा। ठीक है, हम अपने ऑफिस में पूछती हैं कि वो हमें 1 हफ्ते की लीव दे सकते हैं कि नहीं, फिर हम आपको बताते हैं, कौरी ने खुश होते हुए कहा। और कहाँ कहाँ जाने का मन है हमारे प्रिंसेस का? नयन ने पूछा। सब जगह, हम सारी दुनिया देखना चाहते हैं, लेकिन ये सब कैसे संभव होगा? यहाँ तो दोनों मॉम्स हमें घर से भगाने के चक्कर में हैं। क्या मतलब? दोनों कुंवर ने एक साथ पूछा तो नारायणी और रोहिना गौरी को घूर कर देखने लगे। श्रीमती राव चाय का थर्मस और कप और मिंट स्नैक्स की ट्रे लेकर अंदर आ रही थी। गौरी के बात सुनकर वो भी उसे घूरने लगी। मतलब ये कि ये दोनों हमारी शादी कर देना चाहती हैं, और अगर हमने शादी कर ली तो हमें तो ससुराल में कैद होना पड़ेगा। पता नहीं सर पर कितना लंबा पल्लू डालेंगे। अरे ऐसी जगह थोड़ी हमारी प्रिंसेस की शादी होगी जहाँ पर पल्लू डाला जाए। हम तो आपकी शादी ऐसी जगह करेंगे जहाँ पर आपके सर पर ताज रखा जाएगा, नयन ने कहा। अच्छा, ऐसी भी कोई जगह होती है जहाँ घूंघट की जगह ताज रखा जाता है? कौरी ने आश्चर्यचकित होकर कहा। कौरी की ये बातें सुनकर सभी हंसने लगे। अच्छा भैया, आज हमने तय किया है कि शाम को चाय पीने के बाद हम सब मार्केट चलेंगे और आलू टिक्की, चाट, गोलगप्पे बाहर खाएंगे, श्रीमती राव ने कहा। अरे बाप रे, बाहर का खाना खाकर पेट खराब हो जाएगा, नारायणी ने कहा। कोई बात नहीं, आप नहीं खाना, आप सिर्फ हमारा मुंह देखना या फिर घर पर बैठे रहना और हमारे लिए इटालियन पास्ता बनाना।
रोहिणा ने कहा तो नारायणी घूर कर उसे देखने लगी। गपशप करते हुए चाय पीने के थोड़ी देर बाद सभी तैयार हुए और मार्केट की तरफ निकल गए। महाराजा हनु प्रताप सिंह राणा जी और कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह अपने सभी परिवार के साथ वापस स्वर्णगढ़ी जा चुके थे, मगर रानी माँ तेजस्वी राज यही इंदौर महल में निवास कर रही थी। उन्हें कुंवर वीर प्रताप ने जाने ही नहीं दिया। उन्होंने उन्हें इसीलिए रोक लिया था ताकि वो मिश्राओं के परिवार से उनकी शादी की बात करें। इसीलिए वो भी काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि नारायणी की तरफ से कोई जवाब आए तो आगे की कार्यवाही की जाए। आज जब नारायणी का फ़ोन आया कि कोई शुभ दिन देखकर दोबारा मिला जाए और इस बारे में बात की जाए तो वो भी खुश हो गई। जैसे ही वीर प्रताप महल में पहुंचे तो तेजस्वी राज ड्राइंग रूम में उनका इंतज़ार कर रही थी। छोटे कुंवर, आइए यहाँ बैठिए, 2 मिनट बात कर लीजिए हमसे। ज़रूर माताश्री, कहकर वो सोफे पर बैठ गए। आज कुंवर रानी नारायणी जी का फ़ोन आया था। उनका कहना है कि कोई शुभ दिन निकाल कर उनसे मिलने जाएं। मेरा ख्याल है कि अब आपको भी चलना चाहिए ताकि आप दोनों एक दूसरे से भी इस बारे में बात करें। पहले ये तो बताइए, क्या मिस राव को पता है कि आप उनसे शादी करने वाले हैं? आप दोनों में कोई बात हुई है? नहीं माताश्री, इस बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जाइए आप फ्रेश होकर आइए। हम आपके लिए चाय कॉफ़ी आप जो कहें भिजवा देते हैं। जी माताश्री, आप चाय भिजवा दीजिए। इतना कहकर वो उठे और सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गए। उफ, मिस राव का क्या रिएक्शन होगा जब उन्हें पता चलेगा कि हम उनसे विवाह करने वाले हैं। वीर प्रताप अपने बेड पर लेटे छत को घूरते हुए सोच रहे थे। जैसे ही घड़ी के पेंडुलम ने रात के 2 बजाए, उन्होंने चौंक कर दीवार घड़ी की तरफ देखा। अरे, अभी तक हमें नींद नहीं आई, हम जागे हुए हैं। क्या हो गया है हमें, नींद क्यों नहीं आ रही है? वो बड़बड़ाए। क्या मिस राव हमसे विवाह करने के लिए राजी हो जाएंगी? और अगर उन्होंने वही लड़ना शुरू कर दिया तो? उनके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अगर ऐसा हुआ तो हम उन्हें अपनी गोद में उठाकर एक कमरे में ले जाकर खड़ा कर देंगे और उनके दोनों हाथ पकड़कर दीवार से सटा देंगे और उन्हें प्यार से देखेंगे और कहेंगे, लेकिन क्या कहेंगे? ओह माय गॉड, नींद क्यों नहीं आ रही है? हम क्यों उनके बारे में सोचे जा रहे हैं? वीर प्रताप ने करवट बदली और दीवार की तरफ मुंह कर लिया। कुछ देर उसी मुद्रा में लेटे रहे, फिर पेट के बल लेटकर सोने की कोशिश करने लगे। सारी रात नींद नहीं आई और जब नींद आई तो सुबह के 5 बज चुके थे। जब नींद खुली तो देखा सुबह के 10 बज गए थे। इस समय तो वो ऑफिस के रास्ते पर होते हैं। साइड में देखा चाय के 2 कप रखे हुए थे और दोनों ही ठंडे हो गए थे। वो जल्दी से बेड से उठे और बाथरूम की तरफ बढ़ गए। प्रिंसेस, कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना, नारायणी ने डिनर के बाद लॉन में बैठते हुए कहा। क्यों मॉम, हम कहाँ जा रहे हैं? कल होटल शेरेटन ग्रैंड पैलेस में लंच है। ओह वाह, होटल शेरेटन ग्रैंड पैलेस, ये तो एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है हमारे इंदौर का, और पता है बहुत महंगा है। कौरी चहकती हुई बोली। आप कभी गई है वहाँ पर? नारायणी ने पूछा। नहीं, हम कभी नहीं गए वहाँ पर। कोई बात नहीं, कल चलेंगे। और हाँ, आपको एक बात और बता दें, आप वहाँ पर ज़ोर से बात नहीं करेंगी, कोई गलत बात नहीं करेंगी और अच्छे से बिहेव करेंगी। क्यों, ऐसा क्यों? कौरी ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। ऐसा इसलिए कि कल हम लड़के और लड़के के परिवार से मिलेंगे, इसीलिए आप थोड़ा सा शांत रहना। वैसे तो आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, मगर आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, वो मत करना। नारायणी ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। कौरी का चेहरा उदास हो गया था, फिर भी उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। मॉम, क्या रजत और रमन भैया को भी फ़ोन कर दिया वहाँ आने के लिए? कौरी ने श्रीमती राव से पूछा। नहीं, अभी उन्हें फ़ोन नहीं किया। अभी फ़ोन लगाइए मॉम, उन्हें भी बुलाइए, उनका भी हक है हम पर, हमसे जुड़ी हर बातों पर। कौरी ने घूर कर सबकी तरफ देखा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उनका तो पहला हक बनता है। नयन आगे आई और गौरी को साइड हक करते हुए बोली। नारायणी गौरी को घूर कर देखने लगी। ये देखकर गौरी भी उन्हें घूरने लगी। उन दोनों की नज़रों में जाने ऐसा क्या था कि रोहिणा डर गई। उसने नारायणी को कंधे से हिलाया और बोली, दीदी शांत रहो। हाँ हाँ नारायणी के मुंह से निकला और उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। ये लड़की तो हमें बिल्कुल भी भाव नहीं देती है, जब देखो तभी अपने पालनहार को ही सब कुछ समझती है, हमें कब समझेगी? हम भी इसे उतना ही चाहते हैं। नारायणी मन ही मन बड़बड़ाई। नयन ने गौरी से रमन और रजत का नंबर लिया और दोनों को कल दोपहर लंच के लिए आमंत्रित कर दिया। अगले दिन सुबह रोहिणा ने गौरी के
फ़ोन से उसके ऑफिस में आज के लिए छुट्टी सैंक्शन करवा ली थी। सभी लोग तैयार हो रहे थे। कोरी को साड़ी पहनने के लिए कहा गया तो उसने मना कर दिया। वो बोली, हम ऐसे कुछ टिपिकल नहीं करेंगे। हमें पता है लड़की को साड़ी पहनाते हैं और डॉल की तरह सोफे पर बैठा देते हैं और दुनिया भर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो फिर आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहेंगी? रोहिना ने पूछा। हम तो बिना डरे सामने आएंगे, न ही हम नजरें झुकाएंगे और न ही हम शांत बैठेंगे, और जो भी पूछेंगे उसका हम धड़ल्ले से जवाब देंगे। हम शर्माएंगे नहीं। प्रिंसेस, जस्ट बिहेव योरसेल्फ। आप प्रिंसेस हैं, कोई आम लड़की नहीं, नारायणी ने गंभीर स्वर में कहा। यह सुनकर श्रीमती राव का चेहरा अजीब सा हो गया, मगर तुरंत ही उन्होंने अपने भाव छुपा लिए। रोहिना उनको देख रही थी मगर कुछ नहीं बोली। उसे तो नारायणी पर गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। मॉम, प्रिंसेस सही कह रही है। उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उन्हें शर्माने की ज़रूरत है। उनकी पर्सनालिटी को ये सब सूट भी नहीं करता। कुंवर नमन और नयन दोनों एक साथ बोले, फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। नारायणी जी, आप वो साड़ी निकालिए जो आज हमारी बिटिया पहनने वाली है, श्रीमती राव गंभीर स्वर में बोली। लेकिन हम साड़ी नहीं पहनेंगे, कोरी ठुनकती हुई बोली। बिट्टू, तुम वही करोगे जो हम कहेंगे, समझी तुम? अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि अपनी मनमानी कर सको। चुपचाप से साड़ी पहनो, श्रीमती राव ने फिर गंभीर स्वर में कहा और गौरी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखा। ओ माय गॉड, मॉम को गुस्सा आया तो पीटने में भी देर नहीं करेंगी, और सबके सामने पिटाई कर दी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। गौरी ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए सोचा। उसे पता था कि श्रीमती राव को अगर गुस्सा आता है तो उसे थप्पड़ मारने से नहीं रुकेगी। वो चुप हो गई और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी ही देर में श्रीमती राव नारायणी की खरीदी हुई साड़ी लेकर गौरी के रूम में आई, जहाँ वो अपने बेड पर बैठी चुपचाप से अपने पिता श्री कृष्ण कुमार राव की फोटो को देख रही थी, और उसकी आंखों में आंसू थे। बिट्टू, श्रीमती राव ने आवाज़ दी। उसने कुछ कहा नहीं मगर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी माँ की तरफ देखा। आओ, मैं तुम्हें साड़ी पहना दूँ, खड़ी हो जाओ। गौरी चुपचाप खड़ी हो गई, उसने कुछ भी नहीं कहा। श्रीमती राव ने साड़ी ब्लाउज पेटीकोट निकाला और उसको दिखाते हुए कहा, देखो कितनी प्यारी है, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। कहकर वो चुप हो गई। लो, ये ब्लाउज और पेटीकोट पहन कर आओ, मैं यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ, फिर मैं तुम्हें साड़ी पहनाऊंगी। जी कहकर उसने पेटीकोट ब्लाउज अपने हाथ में पकड़ लिया और बाथरूम की तरफ चली गई। सभी तैयार होकर श्रीमती राव के ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। जब गौरी अपने बेडरूम से तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो सबकी निगाहें उसी पर जम गई थी। मजेंटा कलर में जरी बॉर्डर की बनारसी साड़ी में गौरी का रूप निखर कर आ रहा था। बेहद खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, सिर्फ हल्की सी मजेंटा कलर की लिप ग्लॉस लगा दी गई थी। ऐसे क्या देख रहे हैं आप सब मुझे? उसने गुर्रा कर कहा। उसके इस तरह से गुर्राने को सुनकर भी सभी हंस पड़े। इतनी क्यूट डॉल लग रही हो, मगर आवाज़ से ऐसा लग रहा है जैसे कोई गधा रेंग रहा हो। नयन ने हंसते हुए कहा, भैया आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं, चाहो हम आपसे बात नहीं करेंगे। कोरी ने यह कहकर उनकी तरफ पीठ कर ली। ये देखकर नयन उसके पास आ गए और प्यार से उसे साइड हक करते हुए बोले, बहुत अच्छी लग रही हैं आप, चलें अब? नारायणी ने कहा। कोरी की बदतमीजी और बदजुबानी के अलावा श्रीमती राव को ज़्यादा अहमियत देने से नारायणी का मूड सही नहीं था। वो एकदम गंभीर हो गई थी। हम दोनों तो बाइक में जाएंगे, रोहिना ने घोषणा की। कौन दोनों? नारायणी ने घूर कर देखते हुए पूछा। मैं और रुद्रांश, रोहिना बोली। मैं आपके साथ बाइक में नहीं जा रहा हूँ, रुद्रांश ने जवाब दिया। तो ठीक है, मैं अकेली बाइक चलाकर आ जाती हूँ। दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा? साड़ी में बाइक चलाओगी? नारायणी ने ज़ोर से चिल्लाया। उसका मूड वैसे ही ख़राब हो रहा था। रुद्रांश, तुम बाइक में आ रहे हो या नहीं? रोहिना ने घूर कर रुद्रांश की तरफ देखा। रुद्रांश डर गया। उसे पता था अगर वो रोहिना के साथ नहीं जाएगा तो रोहिना कुछ भी गलत कर सकती है। वो भी कम ज़िद्दी नहीं है। वो चुपचाप रोहिना की तरफ बढ़ गया। अच्छे पति की तरह कहना मान लिया करो, समझे ना? रोहिना ने कहा और गौरी से बाइक की चाबी मांगी। श्रीमती राव ने कबोर्ड से बाइक की चाबी निकालकर रोहिना को पकड़ा दी। सभी लोग एसयूवी में बैठ गए। नयन ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। नारायणी आगे पैसेंजर सीट पर बैठ गई। पीछे नमन, गौरी और श्रीमती राव बैठ गए। नयन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। क्या रिएक्शन होगा गौरी का जब वो देखेगी कि जिस लड़के को देखने वो आई है वो कुंवर वीर प्रताप ही है।